नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हमारी युवाओं पे बातचीत चल रही है, किशोरों पे हम बात कर रहे हैं, बच्चों पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे उनका जो जीवन है वो बढ़िया बनाया जाए और कैसे उनको रास्तों से भटकने से रोका जाए। तरह तरह की और तमाम बातें निकल के सामने आई हैं, जिनमें से एक बड़ी चुनौती आज के दिन जो हम सबको नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि जो युवा हैं, जब उनमें जोश पूरे उनका यौवन पे होता है तो आज का युवा नशों की तरफ चल पड़ा है। और गांव-गांव में, गलियों-गलियों में ऐसे युवा आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन नशे में झोंक दिया है। तो जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनको हम प्यार से भाई साहब कहते हैं। और कमल भाई साहब तोशाम से के रहने वाले हैं और भिवानी और या पूरे दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें किसानों के मुद्दों को लेके, युवाओं के मुद्दों को लेके, खिलाड़ियों के मुद्दों को लेके ये 58 साल इनकी उम्र हो गई है। और मैंने जब भी देखा है इनको फील्ड में देखा है। और इनका युवा कल्याण संगठन नाम से एक बहुत मजबूत हजारों युवाओं का एक संगठन भी है। तो इनसे बहुत पहलुओं पे बात करेंगे कि युवाओं को आज के दिन उनकी दशा और दिशा क्या है। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा। और मैं तो एक बात का आपको साधुवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पिछले 5-6 साल में नौजवान को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को और जितने भी हमारे जो हरियाणा की संस्कृति है उसको जिंदा रखने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक मीडिया का सच्चा जो प्रहरी है उसकी भूमिका आप निभा रहे हैं। मालिक आपको स्वस्थ रखे और ऐसे अपनी परंपरा को आप जारी रखें। प्रधान जी, आपका लंबा तजुर्बा रहा है युवाओं के साथ और 40-42 साल का मैं भी हो गया। पहले जैसे शादी ब्याह में हम जाते थे तो कोई एक आध आदमी शराब शुरू पीता था, लेकिन अब एक आध आदमी नहीं पीता है, बाकी पिए हुए मिलते हैं। देखिए धर्मेंद्र जी, ये जो नशे की बात आपने करी है इसमें थोड़ा मैं गहराई में जाना चाहता हूँ। जी बताइए। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है ना, एक तो हमारी सभ्यता को हम भूल गए। जो हमारी सभ्यता थी, शादी की रिवाज थी, उनको हम भूल गए। अब कई शादियों में जाते हैं, अलग से देखते हैं भाई कॉकटेल पार्टी का आयोजन कर दिया, तो उसमें आप क्या दिखाना चाहते हो? जो शादी एक किस्म से एक पवित्र बंधन होता है, हाँ, एक पवित्र आयोजन है। उसमें आप इस प्रकार से नशे में कोई आदमी शराब पी के वहाँ उर्दन करे और करे, और मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी गलत परंपराएं हैं। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा उन परंपराओं पर जाना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्गों ने अपनाई हुई थी। उसी परंपरा के अनुसार ही हमारा ये इस प्रकार का आयोजन रुक सकता है। और बात रहेगी नशे की, धर्मेंद्र जी, इसमें तो मैं जब देखा है तो मेरा दिल अंदर से कांप गया। अच्छा। आज मैंने काम करते हुए इस पे 7-8 साल हो गए और ये शराब हुक्का, उससे अलावा एक नशा और है, सुक्का नशा। अच्छा जी। और सुक्का नशा कितना ज़्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसकी आबादी 1200 की है तो उसमें लगभग 200 आदमी या 200 नौजवान आपको नशा करते ही मिल जाएंगे। अब ये बोला लगा लो कि शहर रह गए, कस्बे रह गए, वो अलग है। आने वाला जो टाइम है वो हिंदुस्तान में सरकार किसी की बने, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो नौजवान बचाने की होगी। अगर इस प्रकार से नशा करते रहे नौजवान, तो नौजवान की उम्र घट के 40 साल भी नहीं रहेगी। सुक्का नशा जो कर रहे हैं वो 40 साल क्रॉस नहीं कर सकते। तो आज चुनौती रोजगार की नहीं है, आज चुनौती दूसरी समस्याओं की नहीं है, आज चुनौती हमारे नौजवान बचाने की है। अच्छा। बड़े बड़े पंपलेट लगा दिए, बड़े बड़े होल्डिंग लाती सरकार की, 65% नौजवान। हमारा जो हिंदुस्तान है वो नौजवानों का देश है और सबसे बड़ा चैलेंज आज नौजवान बचाने का है। तो हम सबको मिलके, सरकार को, विपक्ष को, हमको, मीडिया को, सबको मिलके इस नशे के प्रति गंभीरता से सोचना चाहिए। अरे प्रधान जी, दो चीज़ हैं। एक तो इंसान का चरित्र ही ऐसा हो कि वो नशा ना करे, लेकिन जब इंसान युवा होता है वो दोस्तों के प्रेशर में होता है, पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, तो वो नशा करने लग जाता है, फिर वो छूटता ही नहीं जी। लेकिन ये नशा बाजार में है तो इसको रोकने की भी तो जिम्मेदारी है। देखो, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी माँ बाप की।
उसकी पूरी फैमिली की। हम बच्चे को कहीं भेजते हैं और मैं दावा करता हूँ कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई नज़र नहीं रखते। वाते क्या कर रहा है, किस हालत में आया है, और लेट उठता है तो क्या, क्यों भी लेट क्यों उठा है, तो कहेगा हम रात को पढ़ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे कोई न कोई कारण है। मैं कहता हूँ कि 8वीं क्लास के बाद में बच्चे का जब जाता है स्कूल में जाता है, हमारी बेटी जाती है, बेटा जाता है, उसका बैग चेक करो, वो क्या कर रहा है, कैसे पढ़ा है, स्कूल में जाके पता करो आप। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया जो स्कूल है ना, जिनमें अच्छी अच्छी फीस है, वहाँ बच्चे नशा कर रहे हैं। और इसका एक ही बात है कि 8वीं क्लास से अगर बच्चे को हम संभालेंगे तो बच्चे की समझ में भी आ जाएगा। और जो बच्चा 8वीं क्लास में समझना शुरू कर देगा, 12th तक वो समझ में आ जाएगी, उसके बाद वो नशा बहुत कम करता है। और दूसरी बात ये, जब हम उनको हॉस्टल वगैरह में भेजते हैं या दूसरी वो हायर एजुकेशन पढ़ाई करने जाता है, तो भी हमारा ध्यान उसकी तरफ, बच्चे की तरफ नहीं होता। अगर कोई मान ले, कोई टीचर ने कह भी दिया कि आपके बच्चे नशा किया, तो कहेगा जी ऐसी तो बात नहीं है, कोई एक आदमी में कर लिया होगा। यही हिंदुस्तान में सबसे बड़ी परंपरा गलत है। अगर एक बच्चा एक भी नशा करेगा ना, तो उसको दोबारा कहीं से कहीं दूसरा दोस्त मिल जाएगा, अरे थोड़ा कर ले, आज किसी के साथ कर लिया, कल और किसी के साथ करे, परसों और किसी के साथ करेगा। इसकी तो कसम खानी पड़ेगी, अंदर एक आचरण पैदा करना पड़ेगा, आदमी का एक संकल्प पैदा करना पड़ेगा कि नशा नहीं करना। हमने देश के विकास में, देश की उन्नति के लिए, हमारा जो मानव जीवन है, जो कि भगवान ने सबसे न्यारा एक जीवन हमें दिया है इंसानियत के रूप में, तो उसका हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। नहीं, पशु और इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। अगर आपने देखा होगा, कई आदमी नशा करके पशुओं से ज़्यादा भी गलत व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं, सोसाइटी में और दूसरे लोगों को हानि पहुँचाते हैं। और ज़्यादातर आपने देखा हो कांड, जितने भी हमारे जो फेस्टिवल आते हैं, जो त्यौहार आते हैं, उसमें जो नशा करके जो झगड़ा करते हैं, वहाँ खून खराब होते हैं, हो जाती है। इसका कारण भी यही है। तो हम सबको मिल के इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और मैं आज कहता हूँ, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। रोजगार के बाद में पहले, रोजगार से पहले चुनौती मानता हूँ नशा। अगर आदमी स्वस्थ नहीं होगा तो क्या रोजगार करेगा जी, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने एक परिवार को ऐसे देखा, ये लड़का खड़गपुर से करके आया, IIT से, हाँ, और उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद में उसका कोई साथी था, उसने उसको नशा सिखाना शुरू कर दिया। और उसको कितने मिलते थे, 5 लाख पर मंथ। वो 5 लाख भी उसने खर्च कर दिए। फिर उसकी हालत यह है कि सुई लगाने शुरू कर दिए। लास्ट में 15 दिन के बाद वो गायब हो गया, कहीं खंडर जगह उसने इंजेक्शन ज़्यादा लगे, उसकी मृत्यु हो गई। घर परिवार वाले उसको ढूंढते रहे, कहाँ गया कहाँ गया, मारे मारे फिर रहे, आंखों में आंसू है, बुरा हाल उनका। तो वो उसके बाद में कोई क्रिकेट बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने देख बिल्डिंग के ऊपर जाए, देखा है कि कोई मरा पड़ा है, वहाँ से उसको उठा के ले। तो पहले तो आप ये सुना करते कि सिरसा में नशा है, भाई फतेहाबाद तक आ लिया, अभी ये कहाँ तक आ लिया जी? ये मैं कह रहा हूँ, ये घर घर तक आ लिया। अच्छा, आप फतेहाबाद सिरसा में छोड़ो, आप जिस सिटी में हो, सिटी की कोई कहीं कोई गांव ले लो जी, बहुत बड़ी चुनौती है। आज आपने देखा होगा 2 साल तक की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब एक चुनौती मुड़ेगी, घर घर घूम रहे हो कि नशा रोको। और मैं कहता हूँ कि इसमें राजनीतिक व्यक्ति भी दोषी है जी, पुलिस भी, सिस्टम भी दोषी है जी। पुलिस को तो इतना मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने कार्रवाई जिस प्रकार से करनी चाहिए वो करती है, तो ये लोग उनको छुटवा देते हैं। अब मैं देखता हूँ कई कई राजनीतिक आदमियों के आसपास में जो जमावड़ा होता है, वो किन लोगों का है? वो राजनीतिक व्यक्ति को चुनाव लड़ते हैं जी नशा बेचने वाले लोग। और मैं कहता हूँ कि एक संकल्प ये कहते हैं कि हम अच्छा आचरण पैदा करें, नौजवान को बचाएंगे। कितने चुनाव हैं जिन चुनाव में शराब का सहारा नहीं लिया जाता हो, शराब दे के वोट लेते हैं। कहाँ से शुरुआत कर रहे हो आप? देश को बचाने की शुरुआत कर रहे हो, नौजवान बचाने की शुरुआत कर रहे हो आप। मैंने चुनाव लड़ा 2009 में, मैंने एक ज़िंदगी में एक ही चुनाव लड़ा था 2009 में। मैंने एक संकल्प लिया था, मेरे वोट कितने आओ, मैं शराब बिल्कुल ना पिलाऊंगा, ना शराब के आदमियों के पास जाऊंगा। अब तो कहते हैं प्रधान जी, शराब को तो लोग नशा ही नहीं मानते। देखो, एक शुरुआत है ये शराब। अगर आप शराब नहीं पियोगे तो आप दूसरा नशा भी नहीं कर पाओगे। तो मैं शराब की तो मैं इसलिए कहता हूँ कि शराब से शुरुआत होती है, इसलिए नशा तो किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए आदमी को। नशा तो जितना भी जिस चीज़ का आदी है वो आदी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है वो सुक्का नशे का है, जिसको चिट्टा बोलते हैं। चिट्टा बोलते हैं, हीरोइन, जो भी है, कोई नाम ले लो उनका। और मैं दावा करता हूँ जो बच्चा 10 दिन अगर नशा कर जाएगा सुक्का, उसके बाद छोड़ नहीं सकता वो। अच्छा, उसके लिए हमने काउंसलर उपलब्ध कराए
सरकार से मिलके नशा मुक्ति केंद्र भी खोले हैं सरकार ने कई जगह ऐसी ये जो साइकिल वाइकिल यात्राएं होती हैं इनसे रुक जाएगा ना? देखो मैं कहता हूँ साइकिल यात्रा से एक आप संदेश तो देते हो, लेकिन उसके पीछे कारण यही है ना, जब तो खुद आदमी नहीं सुधरेगा। अब दिखाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए या दूसरी चीज करने के लिए तो हो सकता हो सरकार की मंशा भी ठीक हो, लेकिन सरकार उस मंशा तक पहुंचने के लिए आम आदमी का सहारा चाहिए। ये एक जन संघर्ष बढ़ना चाहिए, ये एक जन चेतना बढ़नी चाहिए, ये घर घर में जाके बढ़ना चाहिए। सरकार के भरोसे हम इसको नहीं रोक सकते, ना पहले रुका है ना आगे रुकेगा। हमने खुद ना इसको पूरा करना पड़ेगा। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स में हूँ और स्पोर्ट्स मदद करता है नशा रोकने? नहीं, स्पोर्ट्स नशे को रोकता है, लेकिन एक दुर्भाग्य की बात और होगी इसमें धर्मेंद्र जी कि मैंने कहा कि भी आज तेरी बाउट है, तने या दंगल में जाना है या तेरे बॉक्सिंग करनी है या रेस लगानी है, तो उसको कोई कह देगा यार ये इंजेक्शन लगा ले, तो स्टेरॉइड होता है उसमें, दूसरा नशा होता है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी आयोजन हो खेल का, सरकार को जो नशा रोकने के लिए मैं सरकार को सुझाव देता हूँ कि स्पोर्ट्स का कोई भी आयोजन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, हर खिलाड़ी का ये टेस्ट होना चाहिए, DNA डोप टेस्ट होना चाहिए। और इस टेस्ट से पता लग जाएगा, और जो इसमें निकलता है बाहर निकाल दे उसको। हमारा दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बड़े बड़े टूर्नामेंट है, नाडा एक बना रखे हैं उन्होंने, बड़े बड़े टूर्नामेंट है ना, उसमें तो ये कर देते हैं, लेकिन बाकी उनसे नहीं होते। वहाँ तक जब पहुँचता है तो आदमी। लेकिन खेल का जितना बड़ा होगा उससे नशा कम होगा, लेकिन खेल के ऊपर भी चेकिंग होनी चाहिए। ये चेकिंग नहीं होगी तो नशा बढ़ता रहेगा। और मैं धर्मेंद्र जी सच्चाई बताता हूँ, अंदर से आत्मा रोती है कि नौजवानों को वैसी बीमारी बहुत है इस कलयुग में, ये भौतिक युग में इतनी बीमारी शरीर में पनप रही है। अगर हम नशा और कर लेंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम क्या कहाँ की लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ जाके सेवा करेंगे? ना माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, ना देश की सेवा कर पाएंगे, ना समाज की सेवा कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। कितने धर्मगुरु हैं भारत में, कितनी सामाजिक संस्थाएं हैं प्रधान जी, कितने आचरण वाले पुरुष हैं यहाँ पे, कितने संगठन हैं यहाँ पे। और मैं जब छोटा सा था तब से ये बातें सुनता आ रहा हूँ, नशा तो कम हुआ नहीं, नशा तो बढ़ता ही गया। देखो दो बातें हैं, जो बच्चा है ना वो 2-3 चीज़ों को मानता है। एक तो घर में माँ बाप की, फैमिली की, फिर उसके बाद में जो टीचर होता है स्कूल में पढ़ाता है उसकी, या फिर जो धर्मगुरु होता है उसकी होता है। ऐसी बात नहीं है धर्मगुरुओं के पास जाके नशे कम तो है, ऐसी कोई इसमें दो राय की बात नहीं। दूसरा अगर उन्हें कोई कृत्य अपना ली वो अलग बात है, लेकिन जितने भी धर्मगुरु है वो सबसे पहले कहते हैं नशा मत करो, और नशा को छुटवाते हैं। और मैं जैसे संत ताराचंद महाराज जी दिनों जो आश्रम आज भी चला रहे हैं, संत कंवर सिंह महाराज जी, तो पहला हमारा नियम यही है कि नशा नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए। नशा जो करता है उसको हमें शिष्य नहीं बनाते। और हम तो एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई शिष्य बनने से कुछ नहीं है, नशा भी आप छोड़ना पड़ेगा और अच्छा आचरण भी अपनाना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि धर्मगुरुओं से कोई नुकसान होता है, इससे कुछ को न फायदे है। तो सरकार को 3 चीज़ों का मेरा एक सुझाव है। पहला, स्पोर्ट्स में चेकिंग हो, हर जगह टेस्ट होने चाहिए। दूसरा, 8वीं क्लास से ही इस विषय को शामिल करना चाहिए कि नशे से ये नुकसान होता है, और उसका एक टीचर लगना चाहिए। वो टीचर जो आप 8वीं सीख जाएगा, तो उसका दिमाग क्यों, तो उस टाइम उसका दिमाग विचलित होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको अगर उस टाइम को अच्छी शिक्षा मिलती है तो ये नशा रुक सकता है। तीसरा ये है कि ये जो चुनाव होते हैं या दूसरी जो सिस्टम आते हैं और ये शादी ब्याह होते हैं, इनमें ऐसे लाइसेंस नहीं देने चाहिए। कॉकटेल ये इनको बंद कर देना चाहिए। अब तो लोग घरों में भी बार बनाने लग गए हैं जी। हाँ, वो देखो, वो मैं तो मानता हूँ बकायदा दिखाते हैं। मैंने 1-2 जैसे घरों में गए तो दिखाते हैं कि हमारे देखो बार भी बनाया है। देखो मैं एक बात कहता हूँ धर्मेंद्र जी, हमारी हिंदुस्तान की जो परंपरा है शुद्ध शाकाहारी है, नशा रहित है। अगर हम अपने नेचर को चैलेंज करेंगे ना तो हमारा पक्का विनाश होगा। और मैं आज ये बात और कहना चाहता हूँ कि नेचर को चैलेंज हम नहीं कर सकते। अगर कोई सच्चाई है वो प्रकृति है। प्रकृति ने जो चीज़, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया, देखो यहाँ से हाथ ऐसे मुड़ेगा, ये बना दिया, आँखों से हमने दिखना बता दिया, दिमाग से सोचना बता दिया। अरे उस परमात्मा धन्यवाद करो जिन्होंने पेट के अंदर ही, माँ के गर्भ में ही पूरी रचना रच दी कि आपका शरीर ऐसा होगा, और उस शरीर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो भी पता होता है
कि ये इस नशे से नुकसान होएगा। जितनी बोतल है शराब की, जितनी सिगरेट है, गुटखे हैं, सब पे लिखता है कि इससे कैंसर हो सकता है। और उसके बाद में भी आदमी अनजान है तो उनको जागरूक करने का हर आदमी का फर्ज बनता है। लेकिन ये चुनौती अकेला कोई एक आदमी तो नहीं कर सकता प्रधान जी, इसमें तो सरकार को भी चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। नशा आ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा, और सबसे पहली जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी बनती है। अगर माँ बाप में से कोई एक नशा करता है तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे भी करेंगे इसके ना। इसमें ना बहुत अच्छे अफसर लगाने चाहिए, चौकी लेवल पर, पुलिस की बात कर रहा हूँ, और SHO और पुलिस कप्तान। कई पुलिस कप्तान हैं, अब कई पुलिस कप्तानों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, भाई चलो इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है कि कई आदमियों का थ्रेटिंग फ़ोन भी आ जाता है, वे प्रधान जी, कमल प्रधान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, नशा रुकवा रहे हो। मैं नशा रुकवाने, मैं तो जागरूकता पैदा करता हूँ कि नशा नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि सबसे पहले हमने अपने शरीर पर डाला है। मैं कॉलेज का प्रधान था, लंबे तौर पर मैंने छात्र राजनीति करी, उस टाइम बहुत प्रचलन था, लेकिन मैं तो कसम खा ली थी कि भी नशा नहीं करना है। मेरे परिवार में भी बहुत लोग नशा करते थे, उन्हें देख देख मेरा नशा उन्हें छुटवाने का कार्य किया। तो ये सारी बातें हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि पहले अपने परिवार को सुधारो। फिर मैंने किसान एजिटेशन में भाग लिया, कोरोना में भाग लिया। कोरोना में वही आदमी, देखो उल्टा लोग बोलते हैं, मैं कहता हूँ कोरोना में वही आदमी कोरोना से मुकाबला कराया जो स्वस्थ था, जिसकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा थी। ठीक। तो आज खिलाड़ियों के बीच में रहता हूँ, छात्रों के बीच में रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा नशा। मतलब करियर तो बहुत बाद में, पहले नशे से बच लो है। देखो सारी बात बाद में है। जब नौजवान बचेगा, हमारा समाज बचेगा, किसके लिए लड़ाई लड़ते हैं? आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ी जाती है ना। आज ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2047 की बात करो। अरे 2047 में जाना है तो नौजवान को कैसे बचाएगा? इसके एक ऐसा, इसका भी एक ऐसा विजन होना चाहिए। इस विजन के पैदा करने के लिए हम सबको, राजनीतिक व्यक्तियों को, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबको मिलकर इसके बारे में विचार करना चाहिए। दूसरे मुद्दे हैं पानी, बिजली, ये मुद्दे हैं, इनको भी आवाज़ उठाते रहनी चाहिए, इस प्रति जागरूकता पैदा करनी। लेकिन नौजवान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। ठीक है प्रधान जी, एक बात की है हमने नशे पे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस पर बहुत मुकम्मल बातचीत की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पुलिस इसका है, समाज इसका है, परिवार इसके हैं। तो इस विषय पे भी हम लगातार प्रधान जी जैसे प्रबुद्ध लोगों को बुला के बात किया करेंगे। मकसद ये है, जागरूकता है। अगर एक आदमी, एक परिवार भी इससे किसी को फ़ायदा मिले तो बहुत है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को नशे में डूबते हुए देखा है। मेरी जानकारी में ऐसे परिवार हैं जिनके एक एक बेटे हैं और वो सूखे नशे की चपेट में हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो अपने बच्चों को बचा लीजिए अगर बचाया जा सके तो, क्योंकि बाद में फिर पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। आपके यहाँ नशे की क्या स्थिति है, आपके गांव में जहाँ पर रहते हैं या आपकी कॉलोनी में, आप ज़रूर इस बारे में अपने विचार रखें ताकि लोगों को पता चले। धर्मेंद्र जी, एक प्रार्थना और है जी, आप न भिन्न में अच्छे एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, या जो नशे के खिलाफ जो काम करता है, बहुत संगठन काम कर रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू आप ले, जरूर, समाज बच सकता है। जरूर करेंगे प्रधान जी। शुक्रिया, नमस्कार।